आत्मव्यक्ति, ठीक है। तो जो छायावाद की जो अधिकतर कविताएं हैं, ऐसा लगता है कि कवि अपने मन की बात कह रहा है। आत्मव्यक्ति होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, इसमें वह उत्तम शैली में कविता कह रहा है, यानी मैं करके वो कविता शुरू कर रहा है। ज़्यादातर कविताएं आपको ऐसे ही मिलेंगी, ये कवि खुद की अभिव्यक्ति कर रहा है। उत्तम पुरुष होता है ना मैं, वो वाला। आगे देखिए, आत्म विस्तार, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, ठीक है। वो रूढ़ियों, सामाजिक रूढ़ियों की बात ही नहीं कर रहा है, जो पाखंड है उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो उन सब से अपना नाता छोड़ना चाहता है, यानी एक तरह से वो इनसे पीछा छुड़वाना चाहता है, ठीक है ना। हालांकि द्विवेदी युग में अच्छी कविता हो रही थी, नैतिक मूल्यों पर कविता हो रही थी, आदर्शवाद पर कविता हो रही थी, लेकिन इसमें तो किसी भी मूल्य पर बात ही नहीं हुई है। बस कवि बस आत्म विस्तार करना चाहता है, और ऐसा वो दिखाना चाहता है दूसरों को कि मुझे सब कुछ आता है। प्रकृति प्रेम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। छायावाद में प्रकृति प्रेम सबसे अधिक मिलता है। नारी प्रेम और उसकी मुक्ति का स्वर, ठीक है। नारी प्रेम और उसकी मुक्ति का स्वर भी इसमें जरूर हमें देखने को मिल जाता है। उसकी मुक्ति का स्वर का तात्पर्य क्या लेंगे? अभी नारी प्रेम है तो इसका मतलब है कि कविता श्रृंगारित छायावाद की, ओके। और उसकी मुक्ति का स्वर मतलब कहने का तात्पर्य है कि नारी को प्यार करने की स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। उसकी अपनी सोच हो सकती है ऐसे। तो इस यानी समाज की रूढ़ियों पर तो बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ नारी के प्रति जरूर संवेदनशील छायावाद रहा है। आगे चलते हैं, अज्ञात एवं असीम के प्रति जिज्ञासा। जो चीज़ अज्ञात है, जिसको अभी तक जाना नहीं गया है, उसके प्रति जरूर कविताएं हुई हैं। मतलब एक तरह से वियोग। देखो, जिसको प्यार हो जाता है ना, उसका कोई अंत नहीं होता। आप हमेशा देखिएगा, कभी वियोग में आप रहे हों तो ये फील आपको आएगा कि आपको चाहिए क्या, है ना। जिससे आप प्यार करते वो पास में आ जाए, पास में आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा ना वो चीज़। तो ये वियोग जो है, ये एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस ही चलता है, ठीक है ना। ये कबीर, ये तुलसीदास, इनको वियोग मरते दम तक रहा है, कभी भी समाप्त नहीं हो पाया, ओके। लेकिन जो हमारे भीतर जो वियोग रहता है, वो एक शख्स के मिलने के बाद समाप्त हो जाता है, वो वियोग ही नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो वियोग इन कवियों का ऐसा लगता है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला वियोग है। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना और मानवतावाद, यानी मनुष्यता इसमें देखने को मिलती है। सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना का काव्य, ऊपर मैंने कहा सामाजिक, अभी ये वाला जो पॉइंट है वो दरअसल इस काव्य के लिए, छायावाद के लिए नहीं, लेकिन छायावाद के दौरान ना कुछ कविताएं समाज को जगाने वाली भी हो रही थी। दरअसल ये पॉइंट जो है वो राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा में आना चाहिए बेटा। राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा वाला काव्य ये पॉइंट है। हालांकि छायावाद के बिल्कुल समानांतर वो भी युग चल रहा था, वो द्विवेदी युग और छायावाद के समानांतर चल रहा था, जिसमें हम दिनकर देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, है ना। तो ये वाला पॉइंट उसके लिए हम कहेंगे। मानवतावाद छायावाद को कह सकते हैं, क्योंकि कामयानी में मानवतावाद जरूर दिखाया गया, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये हमें राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष। स्वच्छंद कल्पना भैया रोमांटिसिज्म, ठीक है, नए प्रकार का रोमांटिसिज्म। नवोन्मेष का मतलब होता है नए प्रकार का। स्वच्छंद कल्पना जहाँ पर हमें देखने को मिलती है। विविध काव्य रूपों का प्रयोग, तो अगर आप देखोगे तो इसमें मुक्तक काव्य भी है बेटा, ठीक है, और साथ में प्रबंध काव्य भी हैं। लघु प्रबंध काव्य, लंबी कविताएं, छोटे खंड काव्य, और साथ में महाकाव्य भी इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, काव्य भाषा ललित, लवंगी, कोमल कांत पदावली वाली भाषा है, ठीक है। तो काव्य भाषा इसकी जो है वो मन को छू जाने वाली काव्य भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं, मुक्त छंद का प्रयोग। अब ये मुक्तक छंद जो है क्या है, जिसमें ना तो मात्राओं की गणना होती है और ना ही वर्णों की, ठीक है, यानी मात्राओं और वर्णों दोनों की ही गणना से मुक्त कविता, ठीक है। ये कौन लेकर आया था? जी निराला लेकर आए थे। ये मुक्त छंद का प्रयोग बहुत हुआ है छायावाद में। प्रकृति संबंधी बिंबों की बहुलता, ठीक है, ये भी हुआ है। बिंब क्या होते हैं? जो मानसिक चित्र होते हैं। जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ही पता चलता जाता है कि अगर फूलों की बात हो रही है तो फूल वो पीले रंग के हो सकते हैं। आपके दिमाग में खुद ही वो चित्र बनना शुरू हो जाए बेटा, उसको बिंब कहते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का एक अलंकार जिसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं, वह भी विशेषण विपर्य अलंकारों का विपुल प्रयोग, यानी एक तरह से कह लें तो
इन अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, मानवीकरण अलंकारों का, जो कि अंग्रेजी साहित्य का है।